नहीं बोला। नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप अभी देख रहे हैं एबी न्यूज़। दरअसल चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में नेताओं का दौर और दौरा दोनों जारी है। इस दौरा के दौरान नेताजी ये सोचते और समझते हैं कि जनता के बीच जाकर जनता को अपने काम का लेखा जोखा जो है पिछले 5 सालों का वो दें। एबी न्यूज़ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो इस तरह के हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की तस्वीर आप तक पहुँचाए। और इस कड़ी में आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का प्रचार अभियान, और उनके साथ हम चल के देखेंगे कि वो किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में उनके इस कैंपेन को हम दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे गोड्डा से दिवाकर, जो बताएंगे बीच बीच में कि उनका जो ये कैंपेन है वो किस तरह का है। तो हमारे साथ अगले आधे घंटे में आप चलिए, आपको दिखाते हैं कि झारखंड में नेताजी किस तरह से लोगों को रिझा रहे हैं। और डे विथ एमपी साहब में आज हम हाई प्रोफाइल सीट गोड्डा लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, वर्तमान में सांसद भी हैं, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। सर, आमतौर पर ये है कि जो एमपी होते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं। कई बार इस तरह की शिकायत होती है कि वो अपने इलाके के जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप बेफिक्र होकर आराम से जो है चल रहे हैं, जैसे आपको हर गली की जानकारी हो। ये आदत क्या शुरू से आपका रहा है, या फिर जो ड्राइविंग का आपका अपना एक इसको हॉबी बोले या क्या बोले इसको? नहीं, गाड़ी चलाना मेरा शौक़ है। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो उस शौक़ को मैंने बंद नहीं किया। कई एक लोगों ने मुझे कहा कि इससे समस्या है, लेकिन 10 सालों में जो मुझे लगा कि गाड़ी चलाना एक अच्छा बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरे लोकसभा का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस विधानसभा में आप घूम रहे हैं चारों तरफ आपको गांव की भी सड़कें जो है वो अच्छी सड़कें दिखाई दे रही होंगी, और मुझे गली का भी अंदाज़ा है। तो ये दोनों कारण ड्राइविंग ही है, क्योंकि जब आप खुद ड्राइव करते हैं तो आपको पता है कि कहाँ रोड ख़राब है, कहाँ हिचकोले ले रहा है, कहाँ रोड बनने की आवश्यकता है। और दूसरा, जब आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो आपको याद रहता है रास्ता कि कौन सा गाँव कहाँ है और उसका रास्ता किस तरह से निकलता है, तो इसका फ़ायदा है। पूरे देश में जो है एक उफान दिखाई दे रहा है, माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव को लेकर जो है बयानबाजी भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है? आप क्या मानते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं बेसिकली? आप मेरे साथ आधे घंटे से ज़्यादा चल रहे हैं। गांव में आपको कोई प्रतिक्रिया मेरे खिलाफ दिखाई देती है? एक चीज़ और है, गौर करने वाली बात है कि आपसे लोग जो हैं प्यार से मिल रहे हैं। किसी को अगर कुछ नहीं मिला तो एकदम हक से बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मिला, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में है, या किसी को मिला तो वो आके बोल रहे हैं कि हमको घर मिल गया। तो ये जो रिलेशन है एक एमपी का और एक जनता का, शिकायत का और प्लस जो है हक जताने का, ये इस पर आप क्या कहें? आप समझिए, जो शिकायत भी कर रहे हैं वो प्यार से कर रहे हैं। हाँ, वो जो है गुस्से में नहीं है, और उनको मेरे बात पर भरोसा है। यदि मैं किसी को कह रहा हूँ कि 2 साल के बाद पानी मिलेगा, तो वो मुझे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं 2 साल के बाद क्यों पानी मिलेगा, अभी पानी चाहिए। यदि मैं किसी को कह रहा हूँ कि आपका मकान जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर बनेगा, तो वो भी उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं। इसका मतलब ये है कि इस लोकसभा में 10 साल में मैंने आम जनता के बीच ये मैसेज देने का ज़रूर प्रयास किया, या वो मेरे बात पर इतना भरोसा ज़रूर कर रहे हैं कि यदि सांसद बोल रहा है तो वही होगा, जो वो बोलता है वो करता है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये एक बड़ा भरोसा है, और मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं और करता रहूं, और जो भी मैंने कहा है आज तक वो बातें मैंने पूरी की हैं। झारखंड में सर इस बार माहौल कुछ राजनीतिक जो है वो बदला है। महागठबंधन जो है बना, और महागठबंधन के प्रत्याशी आपके सामने प्रदीप यादव हैं, वो भी घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो है एनडीए गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ। तो इस महागठबंधन को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैंने आपको कहा ना कि आप मेरे साथ घूम रहे हैं, और ये मेरे लोकसभा का सबसे रिमोट एरिया है, जहाँ सबसे अंत में इसके बाद बिहार ही चालू हो जाता है। और मैं आज वोट देकर ही जो है आप समझिए कि भागलपुर से इस तरफ आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि
प्रदीप यादव सबसे कमज़ोर उम्मीदवार 2009-2014 में जो लड़ाई मेरी फुरकान अंसारी के साथ थी, उसके मुकाबले मैं मानता हूं कि 2019 बहुत ही आसान है और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाने वाली है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। और जो ये काम जो आप देख रहे हैं ना, मैंने 2009 में किया ना 2014 में किया, मैं गांव-गांव गया ही नहीं। आज जब मेरी यात्रा ख़त्म होगी तो आज समझिए कि टोटल 300 गांवों का दौरा अभी तक हो गया है और 300 गांवों में से आप समझिए कि वो 300 के 300 गांव, लगभग 600 बूथ में पहुंच चुका हूं। किसी दूसरे पार्टी को वोट ही नहीं है और जब वोट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि गोड्डा का रिजल्ट क्या होने वाला है और प्रत्याशी जो मेरे सामने है वो कितना कमज़ोर है। कोई एक आदमी आपको प्रदीप यादव का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है आधे घंटे में? सारे लोग मोदी जी का नाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ है कि आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावे सड़कों को लेकर ये दावा बीजेपी लगातार कर रही है। आप अपने इलाके में इस दावे से संतुष्ट हैं? देखिए, हम पहुंच चुके हैं सर, आप कैरी करें, हम पहुंच चुके हैं। इसी तरह से जो पूरी जो ये जर्नी है, उस जर्नी के दौरान जो है जो कस्बाई इलाका है पूरा, ये ग्रामीण इलाके में हम लोग पहुँचते हैं और निशिकांत जी जहाँ लोग पहले से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं रुकते हैं और रुकने के बाद जो है फिर वो यहाँ से आगे की यात्रा पे निकलते हैं। ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से गांव और इस जगह पे उतरते हैं और उतरने के बाद लोग जो हैं, लोग उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कोई चीज भी नहीं है हम लोग का, घर भी नहीं है दीदी, एकदम होता है, चुनाव बाद पक्का होता है। बोलो तो देने लगलो इलाज वाला कार्ड नहीं यहाँ कैमरा नहीं तो घर नहीं होला। कल को यहाँ नहीं देबो, हम कल को यहाँ नहीं दिया पर ओकरा ले 2 साल इंतजार करे पड़ता है। तो गंगा से पानी सब का मिलता है। पूरी यात्रा जो है वो लगातार जारी है और बीच बीच में जिस तरीके से निशिकांत जी रुक रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, दरअसल ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम यही कोशिश करते हैं दिखाने की कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें जो चुनाव कैंपेन है वो कैंपेन किस तरह से होता है और एक नेता जब कैंपेन करने के लिए निकलते हैं तो उनके सामने चुनौतियाँ क्या होती है और किस तरह से वो अपने आप को या अपने लेखा जोखा को लोगों के सामने रखते हैं। सर, जिस समय आप उतरे थे उस समय इस सवाल पर थे हम कि आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो योजनाएं चलाई गई मोदी सरकार के द्वारा, विपक्ष का ये आरोप लगता रहा है कि ये योजनाएं जो है ये उनके सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उनको एक नया नामांकन दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट सरकार उस तरह से कर भी नहीं रही है। आप क्या मानते हैं? आपके इलाके की अगर बात करें तो आप अपने इलाके में इन योजनाओं को लेकर क्या देखते हैं? किस प्रकार की योजना किसने चलाई थी? 5 लाख रुपया सालाना प्रत्येक परिवार को। आज तक कहीं हिंदुस्तान में किसी ने योजना चलाई क्या? मैं आपको बताऊं कि मोदी जी की ताकत थी, मोदी जी की जिद थी, जिसने कि इतना बड़ा काम उठाया। आज 50 करोड़ लोगों को जो है ये आयुष्मान भारत की योजना का जो है लाभ मिल रहा है। आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये 100 करोड़ तक जाएगा। पूरी दुनिया में इस तरह से मोदी केयर, नमो केयर, जिसको आप कह सकते हैं, बाद में इसी नाम से उसको रखना चाहिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री की अपनी विशेष योजना थी। इस योजना का जो लाभ है वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसका लाभ। मैं जाता हूँ गांव में, छोटे छोटे जगह पर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, किसी का लीवर का ऑपरेशन हो गया है, किसी का हर्निया का ऑपरेशन हो गया, किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, महिलाओं की डिलीवरी हो गई। मतलब आप समझिए कि जो इलाज के बिना परेशान थे, और ख़ासकर इस इलाके में जहाँ मैं आपको बताऊं कि खेतों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, यहाँ कोई ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती संथालपना टेनेंसी एक्ट के कारण। तो खेत आप सुधरना नहीं रह सकते, खेत आप गिरवी नहीं रख सकते, खेत के अलावा जो है कोई बहुत बड़ा रोजगार का साधन इस इलाके में नहीं है। तो उन लोगों को सिवाय कर्ज में डूबने के
या आत्महत्या करने की कोई बात नहीं थी। और इतनी बड़ी योजना है ये, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। और अपोजिशन चूँकि इससे बहुत परेशान है, क्योंकि प्रत्येक गांव में यदि आप जाइएगा 2-4 लोग मिल जाते हैं, तो उनको लगता है कि यदि ये पूरा 2 साल 4 साल लग जाएगा, क्योंकि अभी तो ये चालू हुआ है, तो इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए वो अपनी बातें कह रहा है कि मेरी योजना थी। ये योजना किसी की नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा मोदी जी का है और ये हमारी योजना। सर, ये न्याय आपको इसके मतलब एक जो चूँकि राष्ट्रीय फलक पे भी आपकी आवाज़ गूंजती रहती है, लोकसभा में आप मुखर होकर बोलते हैं, इस वजह से राष्ट्रीय स्तर के जो सवाल हैं वो भी मैं आपसे पूछता हूँ। न्याय को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि न्याय को ही एक सेंटर में जो कांग्रेस पार्टी रखकर चल रही है, न्याय भी तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा दिला रहा है कि जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उसको वो बता रहे हैं कि इसके जरिए दूर कर देंगे। न्याय कुछ नहीं है। न्याय एक ऐसी योजना है जो कांग्रेस को पता है कि वो ज़िंदगी में कभी सरकार में नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कह दूं कि मैं अमेरिका जीत कर लेकर आ जाऊंगा, मैं एक निर्दलीय पार्टी बनाऊं और मैं कहूं कि आप मुझे मौका दीजिए और मैं अमेरिका पर अटैक कर दूंगा और अमेरिका को हरा के आ जाऊंगा। ना कभी मौका मिलेगा, ना कभी अमेरिका हारेगा। ये ऐसी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बिना सोचे समझे, और उसको पता है कि हम यदि शासन में नहीं आएंगे तो कुछ भी कर दें। मान लीजिए कोई मकान आप खरीदने जाते हैं और मकान का पैसा आपके पास नहीं है, तो आप उसको बढ़ा दीजिए रेट कि हम आपसे 10 करोड़ में मकान ले लेंगे। वो मकान मालिक अब सोचता रहेगा 10 करोड़ बोल के चले जाइए, ज़िंदगी में उसका मकान नहीं बिक्री होना है। तो ये इसी तरह का बात है, ये गलत है। और मैं आपको बताऊं कि झांसा देने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कोई दूसरा काम नहीं किया है। तो एक बार फिर से हम एक गांव में रुक रहे हैं जहां पर पहले से जो है ग्रामीण उनका इंतज़ार कर रहे थे और जो है वो दिखाने के लिए जिस तरीके से जा रहे हैं कि जो कुआं है या फिर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सांसद से कहते हैं। तो जाहिर तौर पर निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके साथ हैं हम और देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। कोई चीज भी नहीं है हम लोग का। ना गाय सब नहीं बोला। पीने के पानी की ये केवल कोकरा गांव की समस्या नहीं है, ये आज की समस्या पूरे देश भर की और खासकर संथाल पन्ना की सबसे ज्यादा। 1 साल बारिश होता है और 2 साल सुखाड़ होता है और पानी जब तक कि संरक्षित नहीं हो, जब तक कि उसको डैम नहीं बनाएगा, डैम को जब तक कि आप नहर से पानी नहीं ला सकते, उसको स्टोर नहीं करिएगा, तो ना सिंचाई का साधन हो सकता है, ना पीने का पानी हो सकता है। यहाँ महिलाएं बैठी। हम जब 2014 में वोट मांगने आए थे तो हमने कहा था कि हम आपको गैस चूल्हा देंगे, नहीं बोला था। हमने कहा था कि सब घर में बिजली दे देंगे, नहीं बोला था। हमने कहा था कि 1 रुपया में चावल दे देंगे, नहीं बोला था। हमने कहा था कि 5 लाख का जो है आपको इलाज के लिए कार्ड दे देंगे, नहीं बोला था। हमने कहा था सबको मकान बना देंगे, नहीं बोला था। बिना आपसे वादा किए हुए माननीय प्रधानमंत्री ने ये सब चीज घर में पहुंचा दिया। इस प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस किसी भी घर में गैस नहीं है सबको गैस मिलेगा, जिसका भी कच्चा मकान है सबका पक्का मकान होगा, जिसके भी घर में शौचालय नहीं है सबको शौचालय मिलेगा, और जो आदमी बीमार है, जो आदमी गरीब है, उसको सबको जो है आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे। ये प्रधानमंत्री। इसीलिए मैंने कहा कि ये पहला प्रधानमंत्री है आजादी के 70 साल बाद जो कि गांव गरीब महिला किसान के बारे में चिंतित है। 78 करोड़ के डीपीआरजे की फसलों होलो छे अभी जेने चुनाव आचार संहिता खत्म होते तो सुंदर सा यदि पानी एते तो तोरानी के सिंचाई के साधन मिलते,
गंगा से पानी आवे के डीपीआर बनी गेलो छे, गंगा से पानी के डीपीआर बनी गेलो छे कि घर घर में जे छे नल से पानी एते, साहबगंज के गंगा से आते पानी हो जवा एतो तबे तो रानी के पानी की समस्या के समाधान होते। ये भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है हम लोग का। ना गाय सब नहीं बोला ये भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है हम लोग का। ना गाय सब नहीं बोला एक बार फिर से जनता के बीच से दोबारा जो है दूसरे गांव की तरफ निशिकांत दुबे आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ हैं निशिकांत जी। सर, हम लोग न्याय पे थे, आपने बताया कि न्याय को लेके जो है एक तरह से एक जो ये ट्रेंड चला है, इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि ये भी आरोप लगता है कि मिलते हैं सबके चुनाव के बाद। हम लोग बोली देखे ऐसे, ठीक है ना, वेट करो, ठीक। तो ये भी एक अपना अंदाज है सर। लोग शिकायत भरे लहजे में और हक के साथ आपको कहते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, आप मेरा कीजिए। आपने अभी सर एक जो मैं नोटिस कर रहा हूँ सर कि पानी को लेके जो है इस इलाके में थोड़ी शिकायत देखने को मिल रही है और आप कह भी रहे हैं कि ये कुआं और हैंडपंप से जो है ये समस्या दूर नहीं होगी। इसको लेकर आपने क्या प्लानिंग की है कि आगे अगर आप लोग ऑलरेडी जो है डीपीआर बन चुका है और वो डीपीआर है लगभग 4000 करोड़ का, और जो ये दिखाता है कि जो संथालपना की ये 6 जिले हैं, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहबगंज, ये 6 जिले में पानी की ज़बरदस्त स्कार्सिटी है और 1 साल यहाँ पानी होता है और 2 साल सुखाड़ आता है। और इस कारण से जब पानी का संचयन नहीं हो पाता है तो चापाकल और जो कुआं है उसको फेल होना है। उसका रास्ता केवल ये ही है कि जो सोर्स है, बड़ा सोर्स गंगा नदी, उससे हम लोगों को पीने का पानी दें। और ये मैं आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से जो है चिल्ला रहा हूँ। उसका मैंने डीपीआर फाइनली तैयार कर लिया है। L&T कंपनी ने इसका डीपीआर बनाया है 4000 करोड़ का। उसके पैसे का भी मैंने व्यवस्था कर लिया है। जैसे प्रधानमंत्री के कारण डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड से जो है हमारे पास प्रत्येक साल देवघर और गोड्डा मिला के हमारे पास लगभग 250 से 300 करोड़ रुपया आता है। हमने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, उस लोन को जो है हम 20 साल में लौटाएंगे और उसके आधार पर हम सभी के घर में पीने का पानी नल से देंगे। और वो प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज पर है और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद राज्य सरकार को उसको सैंक्शन करना होगा। क्या कोई टारगेट या डेडलाइन आपने रखा है कि इस साल तक जो है लोगों के घर तक जो है? सबको कह रहा हूँ कि 2 साल, और 2 साल मुझे लगता है कि 24 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। सर, इसके अलावा भी क्या आपने आगे के लिए सोचा? क्योंकि एम्स को लेकर भी काफ़ी राजनीति हुई थी झारखंड में, बीजेपी के कई नेता भी इस बात को लेकर नाराज हुए थे। लोग ये शिकायत भी करते हैं कि निशिकांत दुबे जो है सारी योजनाएं खींच के अपने लोकसभा क्षेत्र में लेकर चले जाते हैं। मैं सारी योजनाएं खींच कर नहीं लाता हूं। जो लेजिटिव छोटा नागपुर और संथालपट्टा 2 पठार को मिलकर ही एक झारखंड बना। छोटा नागपुर में बड़ी समृद्धि थी, उसमें रांची है, जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है, ये सारे इंडस्ट्रियल टाउन हैं, शहर हैं। और जो हमारा संथालपट्टा था, संथालपट्टा में कुछ नहीं था। झारखंड बनने के बाद भी 10 साल तक हम लोग मरहूम रहे इन चीज़ों से, क्योंकि संथालपट्टा के जो जनप्रतिनिधि थे वो उनकी आवाज़ नहीं बन पा रहे थे। तो जब मैं 2009 में आया तो मैंने यहाँ के हक की आवाज़ उठाई और जो हमारा पुराना हक है वही मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मुझे लगता है कि कई एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को मिलनी चाहिए, अभी भी उसमें कमी है।
इसलिए जो मुझे मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं वो मुझे लगता है कि झारखंड के भौगोलिक समीकरण के साथ अन्याय करते हैं और वो चाहते हैं कि संथालपन्ना हमेशा पिछड़ा रहे। आपकी राजनीति में भी ये दिखता है, क्योंकि आमतौर पर निशिकांत दुबे रांची में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं जितना दिल्ली में दिखते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि इस इलाके के साथ भेदभाव बिहार के समय से ही होता रहा, इस वजह से वो नाराज़गी अभी तक आपकी दिखती है। राजनीति का जो आपका तरीका है उसमें भी दिखती है, क्योंकि रांची के पॉलिटिक्स में आप उतने इन्वॉल्व नहीं रहते। देखिए, मेरी प्रेरणा के केंद्र बिंदु काफ़ी हैं, तो मेरा भी बारदोलई ये गोड्डा है, ये संथालपन्ना है, और इसीलिए दिल्ली से मेरी जो दौड़ है वो सीधा गोड्डा में है, वो सीधा संथालपन्ना में है। रांची जाकर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, रांची में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सीधा जवाबदारी मेरी जनता के प्रति है, और मुझे यहाँ की जनता ने दिल्ली के लिए भेजा है, तो रांची मेरे रास्ते में नहीं आता। सर, इससे जुड़ा हुआ ही ये सवाल है। लोग ये भी कहते हैं कि फिर निशिकांत दुबे ये भी डिसाइड करते हैं कि इस इलाके से क्या होना है। बीजेपी एक तरह से हैंडल जो है वो रांची से संथाल की बीजेपी हैंडल नहीं होती। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, योजनाएं चूँकि केंद्र में मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, करता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर जो है केंद्र कहती है कि योजना संथालपन्ना के लिए होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि योजनाओं के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए ये आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, और मुझे आरोप को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। निश्चित तौर पर मैं जब दिल्ली में लड़ता हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए लड़ता हूँ, और अपने क्षेत्र में मैं योजनाएं लाता हूँ, और इसलिए ये तय होता होगा कि संथालपन्ना जो है वो यहाँ से तय होता है। यहाँ से तय नहीं होता है, दिल्ली से तय होता है। रेल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। रेल भी आपके एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसका कहाँ तक काम पहुँचा है और इसको लेकर आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, रेल जो है वो गोड्डा पहुँचने ही वाला है। उसका टारगेट मैंने जनवरी फिक्स किया था, लेकिन बीच में पर्यावरण स्वीकृति में थोड़ा विलम्ब हो गया, और उसमें कई एक जो है पहाड़ आ गए, उस कारण से रेल में थोड़ी समस्या आई। मुझे लगता है कि रेल अभी मालगाड़ी परसों ही, जो अखबार में मैंने पढ़ा कि परसों जो है वो पोड़ैयाहाट के आसपास पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर किसी भी दिन रेल जो है वो पोड़ैयाहाट पहुंच जाएगी, और उसके सितंबर अक्टूबर तक ये गोड्डा पहुंच जाएगी। गोड्डा के बाद ये रेल लाइन, आपने देखा कि अभी नया रेल लाइन का काम चालू हुआ है, तो एक हसडिया से वो रेल लाइन देवघर जा रही है जिसका काम चालू है, और गोड्डा से जो पिरपैंती आनी थी वो काम कोयला के कारण थोड़ा रुका हुआ था, वो काम भी अब चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में देवघर से लेके पिरपैंती तक ये रेल लाइन मुश्किल से 3-3.5 साल में, मतलब ये 2019 है, मैं आपको कह सकता हूँ कि 2022-2023 तक आपको पूरा का पूरा रेल दिखाई देने लगे। एम्स को लेकर मैं सवाल अधूरा रह गया था मेरा। एम्स का क्या टारगेट आपने फिक्स किया, क्योंकि एम्स तो आप ले आए अपने इलाके में, और ये जो एम्स है वो इस इलाके की तस्वीर को बदलेगा ऐसा लोग मानते हैं, और ऐसा दिखता भी है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ ये इलाका है। अगर देखें तो भागलपुर और पटना और रांची के अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ लोग जा सकते हैं। एम्स कितना बदलेगा और क्या टारगेट है आपका? एम्स कब तक यहाँ बन जाएगा? देखिए, एम्स एक बड़ा वरदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स के तौर पर एक बड़ा वरदान संथालपन्ना को दिया है और देवघर को दिया है। एम्स की पढ़ाई इसी साल चालू हो जाएगी। एम्स की पढ़ाई चालू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स आ जाएंगे, डॉक्टर सदर अस्पताल में काम करेंगे, तो यहाँ जो बाहर लोगों को दिखाने के लिए जाना पड़ता था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, और मुझे लगता है कि उसका फुल फ्लेज्ड ओपीडी हम 2019 के दिसंबर तक चालू कर देंगे, तो जो साधारण बीमारी है वो सब का इलाज यहीं होने लगेगा। और इसके बाद हार्डली 24 महीने के अंदर, अभी आज ही उसका टेंडर खुला है, किसी को मिला है, एनबीसीसी को वो काम मिला है, उसका 24 महीने का एक टारगेट है। तो आप समझिए कि 2021 तक में एम्स की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, 2022 से फुल फ्लेज्ड यहाँ एम्स चालू हो जाएगा, और एम्स चालू होने के बाद ये पूरा इलाका इतना रमन चमन हो जाएगा कि लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा डॉक्टर का ही प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम जो है वो अब सॉर्ट आउट हो रहा है। सर, रेल का आपने बता दिया सर। अब अगर आप जाते हैं लोकसभा तो आप आगे के लिए क्या योजनाएं हैं? मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैंने अभी यहाँ कहा कि मेरा अगला 5 साल का टारगेट ये है कि इस प्रत्येक खेत को सिंचाई का साधन मिल जाए और लोगों को पीने का पानी मिल जाए। इसके अलावा मेरा अब कोई टारगेट नहीं है, और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले उसके लिए प्लास्टिक पार्क हमने बनाया है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, बिजली का संयंत्र तब तक चालू हो जाएगा, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भी आ जाएगा, अडानी का पावर प्लांट चालू हो जाएगा,
तो हमारे पास सफिशिएंट बिजली होगी। सर, अडानी का आपने नाम लिया है, इस वजह से इस वाला अडानी को भी एक बड़ा जो है मुद्दा विपक्ष ने बनाया है और इस पर राजनीति भी काफ़ी लंबे अरसे से हो रही है। इस बार के चुनाव में भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये पावर प्लांट इस इलाके के लिए क्या वरदान है या फिर अभिशाप है? क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, बीजेपी पे भी और सीधा प्रधानमंत्री पे ही सवाल उठता है। यहाँ कोयला है और यहाँ का कोयला भागलपुर जा रहा था, यहाँ का कोयला फरक्का जा रहा है, यहाँ का कोयला पंजाब जा रहा है, यहाँ का कोयला आंध्रा जा रहा है। आपने कभी देखा है कि कोयले के खिलाफ कोई नेता आंदोलन कर रहा है कि कोयला यहाँ से क्यों जाएगा? उसका कारण ये है कि झारखंड के जितने नेता हैं, खासकर इस इलाके के, सबों के रिश्तेदार या खुद से हाईवा चलवा रहे हैं, ट्रक चलवा रहे हैं, कोयला से उनको रोज का फायदा मिल रहा है। अब उसी कोयले से यदि पावर प्लांट आने लगा तो आप ये समझिए कि वरदान है कि अभिशाप है। कोयला तो निकल ही रहा है ना। और दूसरा, जो जमीन जिनका था उन्होंने जमीन स्वेच्छा से दिया। ये जमीन कब्जा करने का होड़ था। जो जमीन के मालिक थे वो अमेरिका रहते हैं, लंदन रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, बम्बे रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं। उनका जमीन जो यहाँ कर रहे थे, भौलदारी जिसको कहते, बटेदारी कर रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि कभी वो लोग वापस लौट के नहीं आएंगे और हम जमीन का कब्जा कर लेंगे। तो जमीन कब्जाधारियों के साथ जो है महागठबंधन के सारे नेता थे और उन्होंने अडानी के साथ खूब पैसा कमाया। जो यहाँ नेता जेल गए, उनका जो पीए है, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, उनके बच्चे अडानी में काम कर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका किस तरह का आंदोलन था और उन्होंने इस आंदोलन में क्या काम किया। आगे के लिए आप 5 साल का एक बता दीजिए कि जो सिंचाई के अलावे और कुछ 2-3 इस तरह की योजनाएं जो आपके ध्यान में है जिस पर आप काम करने वाले हैं आखिरी में। सिंचाई, रोजगार और पीने का पानी, यही मेरा काम है। और जो पाइपलाइन में काम है उसको टाइम बाउंड मैनर में जो है पूरा कराना। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, जो बता रहे थे कि अपने इलाके के लिए इन्होंने क्या किया और आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे। तो डे विथ एमपी साहब में आज के लिए इतना ही। फिर कल किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ आपको लेकर चलेंगे और समझेंगे कि कैंपेन के दौरान किस तरह से लेखा जोखा जो है वो अपने लोगों के बीच, जनता के बीच रख रहे हैं। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी शशि प्रताप के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार। कोई चीज भी नहीं है हम लोग का। ना गाय सब है। नहीं बोला।